मैं अक्सर जब किसी किताब की कहानी आपके सामने लेकर आता हूँ तो ये बात आखिर में ज़रूर कहता हूँ कि मेरा काम किसी भी किताब को पन्ना दर पन्ना पढ़कर आपके सामने रखना नहीं है। किताब की कहानी सुनानी है ताकि आप प्रोवोक हो जाएं, आप अट्रैक्ट हो जाएं, आपकी अटेंशन बने और किताब आप खुद खरीद कर पढ़ें, क्योंकि हम चाहते हैं कि किताब पढ़ने का कल्चर जो है वो बनना चाहिए। लेकिन जो आज की कहानी है वो आपके पास ऑप्शन कोई छोड़ती नहीं है, आपको सिर्फ मुझे ही दिलचस्पी के साथ सुनना पड़ेगा, क्योंकि किताब किसी कुतुब फरोश के पास, किसी बुक सेलर के पास, पब्लिशर के पास दस्तयाब नहीं है, ना ही किसी लाइब्रेरी में आपको मिलेगी। बहुत कम लाइब्रेरीज में शायद अब इसकी कोई कॉपी रह गई होगी। आज से 50 साल पहले ये किताब छपी थी, तो दोबारा रीप्रिंट इसका कोई हुआ नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर कि आपको ये किताब कहीं से मिल पाए। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है, आप मुझे द डिस्पैच पे देख रहे हैं। हमारी एक ख़ास सीरीज़ बुक हाउस, उसमें मैं हर हफ्ते एक किताब की अपनी या किताब के पीछे की जो कहानी है वो आपके सामने लेकर आता हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं किताब की स्टोरी शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट thedispatch.in पे आप ज़रूर जाइए, और वहाँ पे अगर आपको ख़बरों में और बाकी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है और किताबों में दिलचस्पी है, तब तो आप बहुत ही उम्दा शख्स हैं। तो वहाँ पे एक सेक्शन है बुक हाउस के नाम से, जिसमें सैकड़ों किताबों के रिव्यूज़, ऑथर्स के साथ इंटरव्यूज़ और एक्सकर्प्ट जो हैं वो पब्लिशर्स की परमिशन के साथ हमने छापे हुए हैं। आप वो पढ़कर उससे फ़ायदा ले सकते हैं, उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, और जो हमारा बुनियादी इंटरेस्ट है कि लोग किताबों में दिलचस्पी लें, उसकी हमें बहुत खुशी होगी। अब मैं आता हूँ किताब की जो बैकग्राउंड की कहानी है उसके ऊपर मैं आता हूँ। आज से जो 2-2.5 साल पहले तक जम्मू कश्मीर की कहानी थी, सियासी कहानी थी, उसमें एक बात बड़े नुमायां तौर के ऊपर, यानी आप घुमा फिरा के जितनी भी बातें कर लें आप एक बात के ऊपर आते थे। वो कहते थे कि ट्रस्ट डेफिसिट, कि आपका जो ट्रस्ट का फुकदान है, एतमाद नहीं है, अदम एतमाद, एतबारियत नहीं है, आप भरोसा नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं करते, और उसी की वजह से जो सारा मामला बना हुआ है तब से लेकर आज तक, उसकी रंग रूप जो है, उसकी जो शेप है, शक्ल सूरत है, वो कभी वायलेंट रही, कभी नॉन वायलेंट रही, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, अदल एतमाद। अच्छा, फिर उसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि आप घुमा फिरा के जितनी भी आप बातें कर लें, आखिर में आपसे इसी नतीजा के ऊपर आते हैं कि डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। वही एक वाहिद ऐसी बात है जो एतमाद को बहाल कर सकती है, जो ट्रस्ट को रिस्टोर कर सकती है। अब ये बातचीत किसके दरमियान होनी चाहिए? मरकज़ी सरकार या जो मरकज़ में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जो मुल्क पूरे को, पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती है, वो, और जो कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो। ये अब हकीकी बात है, वो मैं कर रहा हूँ मैं, कि कश्मीर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ। लेकिन अब इसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं। जब बात आगे बढ़ती है तो आप देखते हैं कि कश्मीर के अंदर भी डायलॉग की ज़रूरत है, कश्मीर और जम्मू के बीच में डायलॉग की ज़रूरत, जम्मू और दिल्ली के बीच, दिल्ली और लद्दाख के बीच, वगैरह वगैरह। जब वक्त बढ़ता जाता है और आप एक लाइव कन्फ्लिक्ट के बीच आप ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो ये बात वो दिल्ली और कश्मीर के दरमियान तक थमती नहीं है। ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी हुई होती है, आपको इस बात का कभी अंदाज़ा भी नहीं होता। 50, 60, 80, 100 साल तक एक जो इंट्रैक्टेबल एक लाइव कन्फ्लिक्ट होता है, उसमें क्या होता है कि ये फिर आके आपके घरों तक भी जो है ये बात हो जाती है। जो हम अदम एतमाद जिसको बोलते हैं, शायद पहले मैंने अदल लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, अदम एतमाद यानी ट्रस्ट डेफिसिट की जो हम बात करते हैं, वो आपके घरों तक पहुंच जाता है। घर में अफराद, फैमिली मेम्बर जो हैं, उनके दरमियान भी ट्रस्ट नहीं होता है। आप ये माने या ना माने कि आप कन्फ्लिक्ट में हैं, क्योंकि एक नेशनल ओपिनियन की डिमांड है कि भी कन्फ्लिक्ट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एक इंटरनल मामला है सारा। आप जिस तरह से भी देखें, दरअसल होता तो एक लाइव कन्फ्लिक्ट है, वो आइडियाज़ का ही कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है आपकी फैमिलीज तक पहुंच जाता है। तब जाकर आपको रियलाइज़ होता है कि ये कहानी तो बहुत लंबी हो गई। फिर जो ओरिजिनल उसकी शुरुआत होती है उसमें तो आपकी दिलचस्पी ही नहीं रहती कि यार नेहरू और शेख वगैरह के दरमियान क्या हुआ, उसका जो मेरे मोहल्ले में हो रहा है या मेरे शहर में हो रहा है या मेरे सूबे में हो रहा है, उसका उसके साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। वो तो एक कल्चर बन जाता है ना, बढ़ते बढ़ते बन जाता, हमें रियलाइज़ नहीं होता। तो बुनियादी ये है कि जब हम पीछे जाकर देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसका एक जो सेंट्रल स्टोरी है उसकी डेवलप करनी वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी का एक अपना नज़रिया है। किताब है, इस किताब में से बड़ी दिलचस्प बातें आपको मिलती हैं। अब किताब है ही नहीं है, ये जो है फोटोस्टैट पेजेस हैं। इस किताब की मैं बहुत लंबे वक्त से तलाश में था,
और ये कहीं से मिल नहीं पा रही थी। फिर किसी दोस्त के पास मुझे मिली तो मैंने ये फ़ोटोस्टेट करवा के कॉपी ले ली। 2011 की तारीख, 12 नवंबर 2011 की तारीख है जब ये फ़ोटोस्टेट करने के बाद मेरे हाथ आई है। ये BN मलिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो इंडिया की सबसे बड़ी जो स्पाई एजेंसी है, इंटरनल स्पाई एजेंसी जो है, खुफिया एजेंसी जो है, उसके डायरेक्टर थे। ये शुरू से ही उसके डायरेक्टर नहीं थे, 1950 में ही उसके डायरेक्टर बने। और तब जो हिंदुस्तान की जो एक बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी वो एक ही हुआ करती थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस भी उसका काम भी करते थे और जो इंटरनल इंटेलिजेंस यानी जो सियासतदानों के लिए काम करना होता है वो भी वही किया करते थे। ये तो जो चाइना के साथ वार हुई 1962 में, उसके बाद जाकर एक इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना पड़ा। तो बहुत साल के बाद जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रॉ बोलते हैं, बहुत सारी फिल्मों में आपने बड़े बड़े हीरो देखे होंगे रॉ एजेंट्स के तौर के ऊपर पाकिस्तान में जाकर मार वार के सबको आ जाते हैं। टाइगर जिंदा है, आप वो देखिएगा। तो ये मलिक फिर बाद में रॉ के भी पहले चीफ बने, क्योंकि रॉ को इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया। और आईबी में भी बुनियादी चीफ ये नहीं थे, लेकिन जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसका स्ट्रक्चर, उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी पॉलिसी मेकिंग, लीडरशिप किस तरह से डेवलप हो, वो कामकाज इन्होंने ज़्यादा देखा। ये दरअसल आपको शुरू से एक अंदाज़ा लगता है कि किस तरह से डील किए जाते हैं पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल अफेयर्स। ये बिहार में थे पुलिस ऑफिसर, बिहार के किसी ज़िला में थे। और जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था कि जो यहाँ पे लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, एक लेजेंडरी इंटेलिजेंस ऑफिसर जिनका नाम बार बार किताबों में आता है, IAS हसनवालिया उनका नाम था, इजवंत सिंह हसनवालिया। और जो उनके साथ बाकी इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे, श्रीनगर में गुपकार रोड के ऊपर उनका दफ्तर तब भी हुआ करता था, आज भी है। शेख अब्दुल्ला बार बार उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करते थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। अब दिल्ली में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू पर्सनली वो ये समझते थे कि एक नहायत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर की ज़रूरत है जो जम्मू कश्मीर के मामलात को हैंडल कर सके और समझे और हमें फीडबैक भी दे, और जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे जो प्लान्स हैं, हमारे जो मनसूबाजात हैं, उनको वहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर सके। तो किसी ने मेंशन किया सरदार पटेल को कि बिहार में एक ऑफिसर है, नौजवान ऑफिसर है, BN मलिक, आप उनको बुला लीजिए। BN मलिक को बुलाया, उनको अपॉइंट किया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो में, इंटरनल इंटेलिजेंस के डेस्क के ऊपर एज डिप्टी डायरेक्टर। इंटरनल इंटेलिजेंस का मतलब जो मुल्क के अंदर सियासी हालात के ऊपर नज़र रखते हैं, और एक्सटर्नल जो फिर बाद में रॉ का जिसने शेप लिया। बहुत दिलचस्प यानी इसमें कहानियां हैं। आप जब आप इसको एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पन्ना दर पन्ना इसको जब तक एंड तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक यकीनन आप कोई दूसरी चीज़ में दिलचस्पी नहीं आप ले पाएंगे। ये इन्होंने सितंबर 1948 में आकर ज्वाइन किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आकर दिल्ली में ज्वाइन किया। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर की कहानी जानते हैं कि 47 में किस तरह से मामलात शुरू हुए अक्टूबर के महीने में, तो सितंबर 1948 तक जम्मू कश्मीर के मुतल्लक जो बड़ी बड़ी चीज़ें वसी पैमाने के ऊपर होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी हुई थी। ये दिल्ली आए तो दिल्ली में आप इमीडिएटली फील्ड में नहीं जाते, आपने बाकी मुताला किया, फाइलें पढ़ी, लोगों के साथ मिले विले। कश्मीर का पहला दौरा जो है वो इनका हुआ अगस्त 1949 में। अगस्त 1949 तक तो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं वो हो चुकी हुई थी। शेख अब्दुल्ला पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुके हुए थे और महाराजा हरी सिंह यहाँ से जा चुके हुए थे। जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट था वो दोनों पावरों के बीच में वो ख़त्म हो गया था। लेकिन कश्मीर और जम्मू के दरमियान, यानी जम्मू में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जो इनिशियल ईयर्स में सबसे बड़ा मैसिव चैलेंज था जो कश्मीर और दिल्ली के बीच में, जिसने ट्रस्ट को ब्रेक डाउन किया, जो जवाहरलाल नेहरू ने अपने किताबों में बेशुमार जगह लिखा है, जो इस किताब में भी इन्होंने उसको एनालाइज करके बार बार मेंशन किया है, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो जम्मू में प्रजा परिषद एजिटेशन है वो थी। क्योंकि प्रजा परिषद को ये एक सस्पिशन हो जाता है, एक आपको ट्रस्ट नहीं, वही ट्रस्ट डेफिसिट की बात आ जाती है। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसका जो है एक बड़ा हिस्सा जो है लगभग 40% के करीब वो पाकिस्तान के पास कब्ज़ा में चला गया हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल तो अभी है नहीं है, सीज़ फायर लाइन जब बनेगी वो एक पता नहीं किस किस्म के लोगों की आना जाना जो है 47-48 के साल में तो आना जाना खुला हो रहा था सारा, कि ये किस तरह से होगा तो वो थे। अब
हिंदुस्तान भर के बहुत सारे जो लीडरान हैं, जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो प्रजा परिषद के इस व्यू पॉइंट को अप्रिशिएट करते थे, वो उनके साथ पार्टनर थे इसमें। ये बात जो है कश्मीर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, शेख अब्दुल्ला है, उनको इरिटेट करती थी, और वो कहते थे कि अगर आज ये चीज़ हो रही है जम्मू में तो कल तो शायद चीज़ें मुश्किल होंगी। जब वो उसमें रिएक्ट करते थे, तो जब हिंदुस्तान भर में जो एक पॉलिटिकल व्यू बनता था कि अभी तो जुमा 8 दिन नहीं हुए स्पेशल स्टेटस लिए हुए, यानी इंटरनल ऑटोनॉमी जिसको ग्रेटर ऑटोनॉमी कहते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिर्फ 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ तक महदूद था असर, तो कि आज अगर ये हालात हैं तो ये तो बड़ी सेपरेटिस्ट आउटलुक आ रही है कश्मीर से ही, तो आगे जाके बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा इन हालात में कश्मीर में आ गए BN मलिक। उस वक्त जो है वो एजिटेशन काफ़ी हो रही थी, आगे भी चलती रही सारी चीज़ें। तो इनकी मुलाकात वगैरह हुई। मलिक का ये मैंने देखा है कि एक SP रैंक के उस वक्त ये ऑफिसर हुआ करते थे, अपने मेंशन करते हैं कि मैं आया, गेस्ट हाउस में था मैं, और बख्शी गुलाम मोहम्मद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को जब पता चला कि भी मैं आया हुआ हूँ तो वो मुझसे गेस्ट हाउस में ही मिलने के लिए आ गए। सिवाय शेख अब्दुल्ला के जो प्राइम मिनिस्टर थे, बाकी जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिग्निटरीज, अधिकारी, पॉलिटिकल लीडर्स, वो मिनिस्टर्स हों, कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हों या कुछ भी हों, वो इनको इन्हीं के पास जाकर, जहाँ पे भी ये ठहरा करते थे, ये उन्हीं के पास जाकर मिला करते थे। तो उससे एक बड़ा अंदाज़ा लगता है कि जो पावर्स के बीच में आपस में जो एक रिलेशनशिप है वो किस तरह से उन दिनों में, उस दरमियान किस तरह से इवॉल्व हो रहा था। मलिक अक्सर वापस जाकर जवाहरलाल नेहरू को ही, प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करते थे। एक कॉपी जो है वो सरदार पटेल को भी चली जाती थी। सरदार पटेल इस बात पे थोड़ा वो नुक्ताचीनी करते थे, इसकी ऑब्जेक्शन लेते थे कि मैं होम मिनिस्टर हूं तो पहली जो बात है वो मेरे पास आनी चाहिए, नेहरू के पास क्यों चली जाती है। तो जब जम्मू कश्मीर का इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जो है वो ऑब्टेन किया, यहाँ पे वो असल कहानी जो है, जो मेरी समझ में आती है वो यहाँ पे आती है, बाकी तो एनेक्डोट्स आ जाते हैं। जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, जो जायज़ा लिया कि आप जाइए देखिए कि क्या जम्मू कश्मीर सदा हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा, क्या शेख अब्दुल्ला सदा हिंदुस्तान के साथ कमिटेड रहेगा या नहीं रहेगा, कल पाकिस्तान अगर कोई बड़े पैमाने के ऊपर कोई साजिश करे तो क्या जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनका जो मिजाज है वो हिंदुस्तान की तरफ ही रहेगा या नहीं। ये सारा एनालिसिस इन्होंने किया। जम्मू कश्मीर के हर हिस्सा में गए, हर खिता में गए, हर नोटेबल पर्सनैलिटी के साथ इन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जब ये दिल्ली गए, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी दिन लगाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाकर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सबमिट कर दी। प्राइम मिनिस्टर को जब रिपोर्ट सबमिट की, उन्होंने किताब वो देखी, उन्होंने कहा कि भी शेख कंप्लीटली कमिटेड विद इंडिया। अब अवाम कश्मीर की कि क्या वहाँ पे कोई प्लेबिसाइड या कोई ऐसी चीज़, कहते अगर हो भी जाए, कुछ भी हो जाए, शेख अगर इंडिया के साथ कमिटेड है तो कश्मीर के अवाम भी जो हैं वो इंडिया के साथ कमिटेड हैं, क्योंकि शेख से हट के दूसरी कोई ओपिनियन वहाँ पे किसी की है नहीं है। तो लिहाजा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये जम्मू का मामला है, ये एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो जम्मू का मामला दिल्ली के लिए 47 में भी उतना ही आसान था, 2021 में भी उतना ही, 2022 में भी उतना ही आसान है कि वो तो हो जाएगा इंटरनली, मामला जो है वो कोई भी जाकर एडजस्ट कर लेगा। लेकिन ये बात तय है कि जम्मू कश्मीर कमिटेड है, इंडिया के साथ है, और दूसरी कोई सूरत नहीं हो सकती कि निकल जाए। जवाहरलाल नेहरू बड़े खुश हो गए, बड़े मुतासर हो गए इस रिपोर्ट के साथ। उन्होंने क्या किया कि ये रिपोर्ट साथ में अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नोट लगा के दुनिया भर में जितनी इंडिया की एम्बेसीज हैं उन सबको ये भिजवा दी। उनको कहा कि अब आप ये जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे कैपिटल्स में, आप उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि एक जो हिंदुस्तान का नज़रिया है पूरी दुनिया को, क्योंकि उन दिनों में यूनाइटेड नेशन में मामला बड़ा सरगर्म था। और आप शुरू के 2-3 दहाइयों के अगर आप सारी किताबें पढ़ें, सारे इवेंट्स, एपिसोड्स देखें, बहुत सारी फिल्मों से भी आपको अंदाज़ा होगा कि जो एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्रिएट होता है, एक इंटरनेशनल लॉबिंग होती है, उसमें हाल तक पिछले 15-20 साल तक जो है पाकिस्तान जो है वो 2 कदम हिंदुस्तान से आगे था। तो ये इंडिया को बड़ा ये था कि जो वर्ल्ड कैपिटल है उसमें हमारी इमेज क्लियर होनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट इन्होंने दे दी, नेहरू खुश। सरदार पटेल ने बुला लिया इनको, उन्होंने कहा कि यार तुमने वो पहले ही दे दी नेहरू को, तो मैं तो होम मिनिस्टर हूँ, तुमने मेरे साथ बात करनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे भेजा था उन्होंने। खैर एनीवे, उससे बात बड़ी आगे। तो कहते कि अदालत के बिस्तर पे थे, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, बिस्तर पे बैठे हुए थे, कुर्सी लगा के इनके साथ भी बात की, रिपोर्ट के बारे में सारी डिस्कशन की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम वो चीज़ नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूँ। वो कहते जी क्या? पटेल साहब ने कहा मलिक को कि आगे जाकर चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, आप देखिए जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा
तो चीज़ें तब्दील होती जाएंगी। शेख जो है वो प्रो इंडिया नहीं रहेगा, शेख सेपरेटिस्ट हो जाएगा, शेख आहिस्ता आहिस्ता कम्युनल हो जाएगा, और बहुत सारी जो कम्युनल चीज़ें जो हैं वो जम्मू कश्मीर से उभर कर सामने आ जाएंगी, चीज़ें आगे नहीं रहेंगी। अब ये कहता है कि जहाँ तक मैंने देखा वहाँ तक तो वही नज़र आ रहा है जो मैंने दे दिया है, लेकिन ये पटेल साहब के साथ जो 1 घंटों की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात से ये मुतासर हो गया, और इन द एंड इन्होंने बताया पटेल साहब को कि मैं लार्जली आपके व्यू पॉइंट के साथ एग्री करता हूँ। मैं कुछ देर के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर प्रमोशंस हुई, और उसमें जो लगभग 14 ऑफिसर्स को सुपरसीड करके मलिक को आईबी का चीफ बना दिया गया, और उसके कुछ महीनों के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका इंतकाल हो गया। वो जो पटेल और इनके दरमियान कन्वर्सेशन थी, आने वाले 15-18 साल तक, जब तक मलिक इंचार्ज रहे जम्मू कश्मीर के, तब तक वो इन्फ्लुएंस्ड रहे उस सारी थिंकिंग के साथ, और वो उस चीज़ को वो देखते रहे। 2-3 चीज़ें बड़ी दिलचस्प इन्होंने मेंशन की हैं कि ये बात ऑन रिकॉर्ड नहीं है। मैं कहने लगा था ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इसका ऑफिशियल डाटा कोई अवेलेबल नहीं है कि जम्मू में 1947 में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फसादात हुए थे, मसैकर हुए थे, और बहुत सारे मुसलमानों का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा या तो डिस्प्लेस हो गए, चले गए, और या मारे गए। तो उसके बारे में वो कहते हैं कि जी शेख अब्दुल्ला क्या करता है कि ये बार बार, जबकि जो असल में मुसलमानों के साथ, आप उस वक्त के बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बात हुई, उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला वाज नॉट काइंड टू अस, कि वो हमारी जो सिचुएशन है उसको अप्रिशिएट नहीं करते थे वो, क्योंकि वो कहते थे कि तुमने मेरा पिछली दहाई में बहुत अच्छे से साथ नहीं दिया। तो ये बात फैक्ट है कि शेख अब्दुल्ला की 47 में, पोस्ट 1947 में जो जम्मू सूबा में मुसलमान हैं उनके तई शेख अब्दुल्ला की आउटरीच बिल्कुल नहीं थी, कतई नहीं थी, क्योंकि उनको था कि भी ये लोग मेरे साथ 30s और 40s के डेकेड में ये मेरे साथ नहीं चले। लेकिन बाद में जब पॉलिटिकली कन्वीनियंट होने लगा, कि जब आप इंडियन स्टेट को आप खरी खोटी आप सुनाना चाहते हैं, तब कन्वीनियंट होने लगा, तब शेख ने एक बड़ा एक मुद्दा है ये उठा लिया कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई थी जम्मू में। तो ये कहते हैं ही ऑलवेज हार्प्ड ऑन द फैक्ट दैट देयर हैड बीन सम मसैकर ऑफ मुस्लिम्स इन जम्मू, एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स हैड फ्लेड फ्रॉम जम्मू टू पाकिस्तान। लेकिन कि ये तो बात करते थे, लेकिन मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में, झंगड़ में, कोटली में, पुंछ में जो हिंदुओं और सिखों के साथ हुआ, उसके बारे में शेख अब्दुल्ला कभी बात नहीं करते थे। उसको उन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता जिस चीज़ के बारे में वो बात करते थे वो तो देखा, लेकिन जिस चीज़ के बारे में आप वो बात नहीं करते थे, अब उसको मलिक ने ज़्यादा समझना शुरू कर दिया। एक कश्मीर यूनिवर्सिटी के पहले जो रजिस्ट्रार थे GM अशाई, एक लेजेंडरी एकेडमिशियन थे, तो वो 1949 में, जुलाई 1949 में वो हिंदुस्तान भर के, मुल्क भर के मुख्तलिफ रियासतों के एक दौरा पे गए। जाते हैं लोग स्टडी करने के लिए, देखने के लिए कि कहाँ पे हालात किस किस्म के। वापस आए, गए थे वो दौरा पे अपनी ऑफिशियल या पर्सनल कैपेसिटी में, यानी सरकार ने नहीं भेजा हुआ था, और जो रिपोर्ट आकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, शेख अब्दुल्ला को दी, वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ने उनसे मांगी हुई नहीं थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं से कुछ देख कर आते हैं और आप एक जिम्मेवारी महसूस करते हैं कि मैं ये सरकार को ये बात बता दूं कि मैंने ये चीज़ देखी है। मलिक कहते हैं, मैंने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी हुई है, मलिक कहते हैं कि अशाई आए वापस, और इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाकर शेख अब्दुल्ला को दी कि हिंदुस्तान भर में जो मुसलमानों की हैसियत है, उनकी जो पोजीशन है, उनके जो हाल हैं, वो बहुत ही बदहाल हैं। बड़े बुरे तरीके से मुसलमानों को ट्रीट किया जा रहा है, उनको हिंदुस्तान में एक सेकंड क्लास सिटीज़न की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। मलिक का कहना है कि ये वो इम्पॉर्टेंट बात थी जिसने शेख का नज़रिया, शेख की सोच जो है वो पूरी तरह से तब्दील कर दी। उसकी जो आउटलुक है शेख अब्दुल्ला की, एक सेक्युलर आउटलुक जिसके बारे में हमेशा कहा गया है, वो तब्दील कर दी। तो फिर एक कम्युनल एक माहौल है जो वो बन गया। 1953 का यानी एक एक पन्ना, एक एक इवेंट, एक एक एपिसोड जो है वो इस किताब में रिकैप किया है आपके लिए, जिससे आप आज की जो मौजूदा स्टोरीज़ हैं वो बहुत सारी आप समझ सकते हैं। आपको याद होगा कि 2010 में जब कश्मीर में हालात ख़राब थे तो उमर अब्दुल्ला ने एक बार कहा था कि मरकज़ की इतनी मुदाखलत है कि वहाँ से होम सेक्रेटरी ही यहाँ पे SP को फ़ोन करके बता देता कहाँ कर्फ्यू लगाना है या कहाँ नहीं लगाना। तो यानी जो चीफ मिनिस्टर की जो एक गरिमा है, जो एक चीफ मिनिस्टर की पोजीशन है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये तो जब SP रैंक के ऑफिसर थे तब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इन्हीं को मिलने के लिए चला जाया करता था।
1953 का 9 अगस्त के जो वाक़यात हैं, जब शेख अब्दुल्ला को डिसमिस किया गया, अरेस्ट किया गया, मलिक भी वहीं पे मौजूद थे, वो पूरी एक ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। उसमें एक बड़ी दिलचस्प कहानी आती है कि दो मौके ऐसे थे 1950 की दहाई और 60 की दहाई में, जब लगभग सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि डॉक्टर करण सिंह जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बन जाते, यानी। लेकिन उसमें सिर्फ यही चीज़ आ गई कि वहाँ पे दिल्ली में उन्होंने सोचा कि एक मामला बन जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, कि ये तो फिर दोबारा डोगरा रूल है, उसकी कंटिन्यूटी हो गई। वो 1949 का ये मामला, 1953 का ये मामला था कि जब ये बाकी सारी चीज़ें तय हो गई कि अब शेख का डिसमिसल होगा और उनको अरेस्ट किया जाएगा, रात को वो गुलमर्ग में थे वहाँ पे, तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? बख्शी सीनियर मोस्ट था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद को कहा, तो वो घबरा गया। बख्शी घबरा गया, वो कहता कि नहीं, मैं किसी सूरत में नहीं बन सकता। तब बख्शी ने ये शर्त रखी कि मैं ओथ उसी वक्त लूँगा जब ये मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि शेख अब्दुल्ला को सिर्फ डिसमिस ही नहीं कर दिया गया, डिसमिस करेंगे तो जगह खाली होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वैक्यूम क्रिएट होगा, नया लीडर चुना जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर की ओथ उसी सूरत में लूँगा जब ये कंफर्मेशन मेरे पास आएगी कि शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो लिहाजा उसको गुलमर्ग में शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करके कन्वे किया गया, टेलीफोन आया, बताया गया कि भी वो अरेस्ट कर लिया हमने। उसके बाद बख्शी की ओथ, वो भी सुबह सुबह ही जो है बख्शी की ओथ भी हुई थी, तो वो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है। हज़रत बल में जो मोए मुक़द्दस होली रैलिक, उसका जो चोरी का मामला था, उसके बाद ही वॉज द चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिन्होंने उसको ढूंढ के और वापस वहाँ पे री इंस्टॉल किया। कश्मीर कॉन्स्पिरेसी जो शेख अब्दुल्ला के ऊपर मुकदमा चला, और उसके ऊपर जो मेहनत है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी लीगल केस के ऊपर इतनी मेहनत कभी की गई हो जितनी कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस के ऊपर मेहनत की गई। लेकिन आईबी वालों को पता ही नहीं चला कि शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान एक इंटरनल बातचीत भी चल रही थी, और वो एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंच गई। एक दिन अचानक इनको मैसेज आया कि ये केस विड्रॉ कर लीजिए। वो जब वो सूरत हाल आप देखते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद आपको कहा जाए कि आप केस विड्रॉ कर लीजिए, फिर ये ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ नहीं रहता, फिर ये दिल्ली में भी बन जाता है कि ये तो पॉलिटिशियन तो एक लंबे वक्त तक हमें सारे काम में लगा रखते हैं, बाद में जब इनकी मर्जी आती है तो ये कुछ भी विड्रॉ कर लेते हैं। ये किताब छपी थी 1971 में, अलाइड पब्लिशर ने इसको छापा हुआ है, कहीं पे डिजिटल कॉपी वगैरह हो सकता है शायद मिल जाए। लेकिन इस किताब को पढ़ के आपको आज की जो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं वो उनके जो बहुत सारे सवालात, आज के जो सियासी हालात हैं उनके बिना के ऊपर जो बहुत सारे सवालात आपके जहन में आते हैं, उनके जवाब आपको सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।